जय हिंद। निफ्टी अच्छे मूवमेंट के साथ ऊपर गया, स्टेबल रहा, लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग भी दी। वहीं बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा दम दिखाया, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग लगी, बट वापस से मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। अब मोमेंटम स्ट्रांग है तो भाई लोग बोल रहे हैं चलो एक काम करते हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, आईपीओ ही लेकर आ जाते हैं। अब आईपीओ लेकर आए हैं तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेलर, एज अ ट्रेडर हमारा फर्क बनता है कि भाई हम अपने हिसाब से एनालिसिस करें, लगाना है या नहीं लगाना। पता है क्या होता है, कई बार क्या हुआ कि लोग क्या करते हैं, जीएमपी देख लेते हैं। जैसा अभी क्या हुआ, एमवीके एग्रो का एग्जांपल मैं देता हूं। जीएमपी उस टाइम चल रहा था उसका 25-30% के आसपास, 15-20% के आसपास। लोग बोल रहे हैं लगा लो लगा लो लगा लो, राइट। मैंने बोला नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, अड़े रहो आप लोग। कई लोगों ने सलाह मानी, कई लोगों ने सलाह नहीं मानी। क्या हुआ, 35% गैप डाउन खोला, 35% गैप डाउन, उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया, अपर सर्किट भी लग गया, तो भी 30% आप लॉस में हो। बैक टू बैक 5% की सर्किट भी लगेगी तो एक हफ्ता तो अभी तक आपको निकलने में लगेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लोग जीएमपी देखकर भाग जाते हैं, एनालिसिस ही नहीं करना चाहते। बहुत ही गलत बात है। एक बात ध्यान रखो, मार्केट में टिकना है तो खुद एनालिसिस सीखने पड़ेंगे, जो हम लोग सिखाते ही हैं, राइट। मेरे से सीखो, कहीं से भी सीखो, खुद करो, इसकी वीडियो देखो, उसकी वीडियो देखो, पर 5 मिनट निकाल कर एनालिसिस देख लो। क्योंकि जब आप अपना हार्ड अर्न मनी प्लग इन कर रहे हो तो 5 मिनट में क्या जाता है यार, 5 मिनट में क्या जाता है। Hi everyone, my name is विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मुझे पता है मेरी बातें कड़वी जरूर लगी होंगी और लगनी ही चाहिए। बात जानबूझ के मैं कड़वी बोल रहा हूं ताकि कुछ लोग सुधरे, कुछ लोग सुधरे। आईपीओ ओपन होने के लिए, आईपीओ जब ओपन होता है तो भी मुझे 3 दिन मिलते हैं, राइट। आप पहले दिन पे एनालिसिस कर लो, दूसरे दिन पे एनालिसिस कर लो कि अभी तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, राइट। तीसरे दिन पे जाकर रात तक, सुबह तक भी देखोगे कि हाँ यार अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन का ऐसा आया है, कभी तक कैसे इंप्लॉइज ने कितना फिल करा है, राइट। तो आप अपना एनालिसिस कर पाओगे। मैं तो वीडियो डालते ही रहूंगा, आप सपोर्ट देते रहोगे और वीडियोस आते रहेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अच्छा हाँ, आईपीओ का नाम तो रह गया, पॉपुलर व्हीकल्स करके एक आईपीओ है, अब आया है। देखते क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितने लिस्टिंग गेन बनेंगे, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना कंपनी के पास जाएगा, कितना बहती गंगा में हाथ धोने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये एक स्टॉक जहां पर ये टेक्सटाइल में थे और अब ईवी में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं। कोरा फाइन डायमंड का भी मैंने डाल दिया, गोपाल स्नैक्स डाल दिया, श्री कारनी डाल दिया, राइट। उसके बाद 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर मार्च, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग, जेजी केमिकल्स, प्लैटिनम इंडस्ट्री, डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे हमारे, सदफ शिपिंग वगैरह वगैरह। यहां पर आपको ऑन द बोर्ड पे सब कुछ मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना। एक बार जरा अगर टेबल देखी जाए तो आर के स्वामी हो गया, जेजी हो गया, गोपाल हो गया, पॉपुलर व्हीकल, अभी इसका इशू प्राइस यानी क्रिस्टल का प्राइस बैंड वगैरह नहीं आया, आता है मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के। अब अच्छी बात यह, इस बीच में ना और कोई आईपीओ नहीं दिखाई दे रहा, तो फुल अटेंशन जो है इन भाई साहब के पास जाने वाला है। चलिए जी, एक काम करते हैं, आ जाते हैं इस पर। पॉपुलर व्हीकल्स बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह। इनकॉर्पोरेटेड इन 1983, तो वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, इन्हें कहा चलो हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। जोक्स अपार्ट, Popular Vehicles and Services Limited is engaged in the business of automobile dealerships in India. Okay, Popular Vehicles provides completed services throughout the life cycle of vehicle ownership. मतलब मान लो एक जो गवर्नमेंट के हिसाब से 15 साल की लाइफ साइकिल है, जिस दिन से उसकी रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से 15 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। तो 15 साल तक की जो भी सर्विसेज लगेंगी, रिपेयर, पार्ट्स और डेंट, पेंट, ये वो खरीदना, फिर दोबारा बेचना, फिर दोबारा खरीदना एज ए सेकंड हैंड, ये वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ न्यू एंड प्री ओन्ड कार्स, प्री ओन्ड एंड सेकंड हैंड हो गया, सर्विसेज हो गया, स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइविंग स्कूल्स अगर किसी को गाड़ी सीखनी है, और क्या है, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस ये वो सब, मतलब आप वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसे मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। The company's business can be divided into 3 segments: passenger vehicles, including luxury vehicles, commercial vehicles और electric 2 vehicles और 3 wheelers. ठीक है, next जरा distribution network देखें। The company currently operates through a vast network consisting of 59 showrooms, 126 sale outlets and booking offices,
31 प्री ओन्ड व्हीकल, 31 ये वो वाले हैं जहां पर प्री ओन्ड व्हीकल्स है, यानी कि काइंड ऑफ यू कह सेकंड हैंड वाले जो बेचते हैं, एंड आउटलेट्स, ठीक है, ये हो गए फुल नए वाले। फिर उसके बाद 134 ऑथराइज सर्विस सेंटर्स जहां पे सर्विसेज होंगी इनकी, 40 रिटेल आउटलेट्स, 24 वेयर हाउसेज अक्रॉस ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। कहां पर है? केरला में है, फिर उसके बाद कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये वो वगैरह वगैरह यहां पर इन्होंने सब कुछ लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है? द कंपनी सर्विस, कितनी सर्विसेज करी? 7 लाख, ऑलमोस्ट 8 लाख व्हीकल की, जिसमें से 5200 लग्जरी थी, 1,63,000 कमर्शियल था, 1900 यानी ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, 2 व्हीलर वाले, और 800 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी तक देखा जाए सबसे अच्छा लग रहा है, और जुलाई में कितने थे? 10,000 इंप्लॉइज हैं, वाओ। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्ट नेटवर्क डेफिनेटली है, बट क्या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस। लाने को तो पेटीएम भी कह रहा था, पेटीएम ने ये बोला था कि भैया वी कुड हैव प्राइस्ड मच हायर, बट हम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ना चाहते थे। क्या छोड़ना चाहते थे? तो ये जरा बोल रहे हैं कि आईपीओ ओपन होगा 12 तारीख को, 14 तारीख तक आईपीओ रहेगा, यानी 3 तारीख तक अलॉटमेंट आएगी, 15 तारीख को सैटरडे संडे छुट्टी, 18 मार्च को शेयर्स मिलेंगे या पैसा वापस दे देंगे, और 19 मार्च को यहां पर हम लोग लिस्ट करा देंगे। तो पूरा 7 दिन का ब्रैकेट हो गया 12 से 19 तारीख तक, ठीक है। शेयर्स कितने उस पर ला रहे हो वो बताओ। 2 रुपए फेस वैल्यू, देख रहे हो, पहले से ही प्री डिवाइडेड है, 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, पहले से ही प्री डिवाइडेड है 2 रुपए। प्राइस बैंड रखा 280 टू 295। अगर हम आगे जैसे जैसे वीडियो में प्रोसीड करेंगे, अगर अप्लाई करते हैं तो 295 पे अप्लाई करने वाले हैं। 50 शेयर्स का लॉट है, ठीक है, समझ आता है। अब क्वेश्चन ये, कंपनी कितने रुपए उठा रही है? तो ना कंपनी ने कहा कि भैया हमें 601 करोड़ रुपए चाहिए, 600 नहीं 601 करोड़ चाहिए टू बी प्रिसाइज, और 55 भी है, 601 करोड़ 55 लाख। तो जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 250 करोड़ का है, यानी 41% जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी जो है वो दैट इज ऑलमोस्ट 59% वो है ऑफर फॉर सेल। अब ये आई वुड से न्यूट्रल टू नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव बट न्यूट्रल टू नेगेटिव है। क्यों, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ये और भी वीडियोस में समझाया है, समझाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, तो मैं डेफिनेटली समझाऊंगा। कंपनी ने कहा हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिजनेस एक्सपैंड करना है, और एसेट्स खोल, और शोरूम खोलने, और एसेट्स चाहिए, राइट। तो कंपनी ने कहा हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कंपनी के पास, या तो कंपनी यहां पर डेट ले ले, डेट या जिसको बोलते हैं लोन, या दूसरा ऑप्शन था कंपनी इक्विटी में आ जाए। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि शार्क टैंक में कोई बंदा गया, उसने कहा जी मेरा पिज्जा का काम है और मैं और आउटलेट्स खोलना चाहता हूं, तो शार्क ने कहा कि भाई मैं आपको दूंगा 50 लाख इक्विटी में और 50 लाख डेट में। वो बंदा कहता भैया मुझे डेट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डेट पे देना पड़ता है आपको इंटरेस्ट, हर महीने, हर क्वार्टर, या 6 महीने में, ईयरली, जैसे भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, तो उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट जाएगा। आप प्रॉफिट में हो, नहीं हो, लॉस में हो, सेल्स हो रही है, नहीं हो रही है, जिंदा हो, मर गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपना पैसा चाहिए। यानी कि जैसे ईएमआई वाले होते हैं ना, आके परेशान करते रहते हैं, ये वो वाला स्ट्रक्चर है। यहां पर पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ आते हैं, तो इन्होंने कहा भैया हमें ये वाला रास्ता नहीं चाहिए, हम इस वाले रास्ते से खुश नहीं है, तो इन्होंने लोन की तरफ मूव नहीं करा, ये आ गए वापस अपना इसकी तरफ, इक्विटी की तरफ, ठीक है। अब इक्विटी में वापस आते हैं, इनके पास अगेन 2 पार्ट है, या तो आईपीओ लेकर आ जाओ या कर दो प्राइवेट प्लेसमेंट। या तो आईपीओ लेकर आ जाओ तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी जो मार्केट में ट्रेड होगी, सौदा होगा जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं पूरे दिन, वरना दूसरा हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब लिमिटेड लोगों को ही दिया है शेयर, मार्केट में सौदेबाजी नहीं होगी। जैसे शार्क टैंक में कोई कंपनी आई, ये पिज्जा वाला एग्जांपल लेते हैं जी, मैं अपनी कंपनी का 5% इक्विटी दूंगा 50 लाख रुपए के लिए। किसी शार्क को पसंद आता है, वैल्यूएशन ठीक लगती है, वो इन्वेस्ट करता है, नेगोशिएट करता है, वो डील हो जाती है, तो वो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने कहा कि भाई मुझे 601 करोड़ रुपए चाहिए, तो इन्होंने 601 करोड़ रुपए उठाने का प्लान बनाया है। 601 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। 601 करोड़ रुपए में से फिर बाइफर्सिफिकेशन हो गया, और बाइफर्सिफिकेशन में क्या निकला? 250 करोड़ रुपए, यानी कि ये जाएंगे कंपनी के पास,
ये जाएंगे कंपनी के पास। बाकी जो ऑलमोस्ट 351 करोड़ रुपए हैं वो जाएंगे इस बंदे के पास। ये जो जिसको पहले कंपनी ने, ध्यान से फ्लो चार्ट देखो, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, प्राइवेट प्लेसमेंट करी, तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट जिस बंदे को करी है वो प्रमोटर हो सकता है, सेलिंग शेयर होल्डर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अपना माल बेच रहा है और ये 351 करोड़ रुपए उसके खाते में जाएंगे, कंपनी के पास नहीं जाएंगे। कंपनी के पास अल्टीमेटली कितना गया? सिर्फ 250 करोड़ रुपए। मतलब जो इन्वेस्टर्स हम मिलकर देंगे 600 करोड़, उसमें से सिर्फ 250 करोड़ जाएगा कंपनी के पास, बाकी सारा कंपनी के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं। यहां पर ये समझ आया स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जितने आईपीओ दिख रहे हैं, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, कोई भी हो, इस स्ट्रक्चर से समझ लेना कितना कंपनी के पास जा रहा है, कितना कंपनी के पास नहीं जा रहा। गोपाल स्नैक्स में भी मैंने ये चीज समझाई थी, जाकर चेक कर लेना। चलिए जी वापस आ जाते हैं। अब जब कंपनी के पास जब जा ही 250 करोड़ रुपए रहा है, यानी 40%, 41% ही जा रहा है, विच इज डेफिनेटली न्यूट्रल टू नेगेटिव। कम से कम ये 70-30 होता, 60-40 उधर की तरफ होता, तो भी समझ आता है कि ज्यादा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी कैपेक्स करेगी, माल बेचेगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। QIB 50% तो नहीं मिलेगा, नॉट मोर देन 50%, मतलब मैक्सिमम 50 है। रिटेल वालों को 35 तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 35 है, नॉट लेस देन, और नॉट लेस देन 15% तो मिलेगा ही मिलेगा HNI वालों को। देखेंगे किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। चलिए जी, तो 295 का ब्रैकेट था, आई गेस 295 था, यस याददाश्त ठीक है मेरी। तो आज बादाम दिए थे मम्मी ने। तो रिटेल में आ गए, एक लॉट पड़ेगा आपको 14,750 का, 13 लॉट अप्लाई करते हो तो 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, ये हो गए आपके पास 1,191,000। और HNI कैटेगरी में जाओगे तो 13 से ऊपर, यानी 2 लाख से ऊपर 14 लॉट्स की एप्लीकेशन हो गई। फाइनेंशियल्स, अच्छा फाइनेंशियल से पहले प्रमोटर के पास ऑलरेडी अभी 65% है, ये डाइल्यूट करने के बाद बचेगा कितना? ये डाइल्यूट अगर कितने डाइल्यूट कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, प्री और पोस्ट में समझ आ जाएगा ना। शेयर होल्डिंग प्री 62 है और उसके बाद 62 पे 71 है, तो ये रह जाएगा कुछ 50% के आसपास, ये रह जाएगा 50% के आसपास, विच इज डेफिनेटली लिटिल टू नेगेटिव। नेक्स्ट फाइनेंशियल से पता चलेगा कितना माल बिक रहा है, वो पूरा आइडिया आपको दे देगा। 1 मिनट, थोड़ा बेटर है। चलिए जी फाइनेंशियल समझते हैं, फाइनेंशियल्स क्या क्या चल रहे हैं जरा कंपनी के। तो रेड मार्क कर लेते हैं अगर कोई रेड हिंट आता है। फुल ईयर, हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। एसेट्स 1100 करोड़, रुपीज इन करोड़ है, रुपीज इन लैक्स जो होता है ना वो एसएमई आईपीओ में होता है। तो 1100 करोड़, 10% जंप आया 1250, फिर वापस से 10% से ज्यादा जंप आया 1500 करोड़ और 1900 करोड़। तो एसेट्स में तो जंप अच्छी खासी दिख रही है कि शोरूम्स खोलते जा रहे हैं, केपेक्स करते जा रहे हैं, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। बट सेल्स कितनी हो रही है? क्योंकि देखो यह प्रॉब्लम पता है क्या है, जो प्री ओन्ड कार्स है, यानी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड कार्स है, मान लेते हैं, ऐसे समझते हैं, अभी रेवेन्यू पर जाने से पहले कोई कंपनी है, उसके पास सेकंड हैंड गाड़ी आ गई। मान लेते हैं ये बंदा आया, इसने एक मारुति की कोई भी कार है, इसने कहा भैया मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है जी। कितने की बेचनी है? 2 लाख रुपए की बेचनी है। इसने कहा ठीक है चलो 2 लाख रुपए की हमने आपकी गाड़ी खरीद ली। अब होगा क्या, 2 लाख रुपए की जब वो गाड़ी बेचने आएगा तो उसका डेफिनेटली, जब सेकंड हैंड है तो ये तो नहीं समझ सकते बिल्कुल नई नई चमचमाती खड़ी होगी, राइट। उसमें अब कंपनी एडिशन करेगी। क्या कंपनी एडिशन करेगी? कंपनी उसमें डेंटिंग करेगी, पेंटिंग करेगी, अंदर का इंजन वगैरह देखेगी, राइट, पार्ट्स देखेगी, ऑयल देखेगी, टायर देखेगी कि कितने घिस गए हैं। तो यहां पे मान लेते हैं ज्यादा नहीं, कंपनी ने सिर्फ 30,000 रुपए लगा दिए, ज्यादा नहीं, कंपनी ने यहां पर 30,000 रुपए लगा दिए। अब क्या होगा, अब यहां पर 2,30,000 तो कंपनी की कॉस्ट हो गई, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा इसको 2,50,000 या 2,60,000 में बेच पाएगी। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट बायर आएगा डेफिनेटली वो भी तो बार्गेन करेगा। तो यहां पर ये देखो कंपनी को सिर्फ 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? पहली चीज कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप देखोगे अपने घर के आसपास आपको कितने ऑटोमोबाइल वाले मिलेंगे, वो एक डब्बा लगा के रखते कि भाई सेकंड हैंड गाड़ियां ले लो। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो है ही है। यहां पर मार्जिन का एक ड्रॉबैक, एक मार्जिन की प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ा ग्लिच है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रेवेन्यू 2900 करोड़ की सेल्स थी
ऑलमोस्ट हो गई 3400-3500 करोड़ की सेल्स हो गई, 4849 करोड़ की सेल्स हो गई, और 2800 करोड़ मान लेते हैं, 5056 करोड़, क्योंकि अभी तो सीजन आना बाकी है, फिर अक्टूबर का सीजन आएगा, दिसंबर वाला सीजन आएगा, दिवाली आएगी, तो मान लेते हैं 6000 करोड़ की सेल्स हो गई। तो सेल्स में तो एक अच्छा खासा डबल हुई है सेल्स, अच्छी बात है। बट प्रॉफिट 32 करोड़ का प्रॉफिट। अब मार्जिन देखना, जो मैं इतनी देर से गधे की तरह चिल्लाए जा रहा हूं, 3000 करोड़ की सेल्स पे 32 करोड़ का प्रॉफिट है, सिर्फ 1% मार्जिन है सिर्फ। याद है कैसे आया था? कार्ड ट्रेड करके। क्या दूसरा कार्ड ट्रेड बनेगा? 3400 करोड़ की सेल्स पे एक 3300 करोड़, आपकी बार तो 1% मार्जिन भी नहीं है, 1% मान लेते हैं, है नहीं वैसे ऑलमोस्ट। 4800 करोड़ पे 6400 करोड़, 1.3% मार्जिन, 0.3 से बढ़ गया। 28 करोड़ पे 40 करोड़, ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास मार्जिन है। मार्जिन कितना? 1 करोड़, 1% के आसपास मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई बंदा बोलेगा यार तुम ग्रोथ तो थोड़ी बहुत कर रहे हो, बट मैट मार्जिन ही नहीं, मतलब मैंने एफडी में पैसा ना डाल दूं, 5-7% वहां से निकल कर आऊं और शेयर प्राइस गिर गया तो एक ऑलमोस्ट डबल आएगा। ये यहां पर प्रॉब्लम है। अच्छी बात सिर्फ ये 40-80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, 32 से 80 पर आ गए, थोड़े बहुत मार्जिन इन्होंने पास ऑन कर दिए। नेक्स्ट, रिजर्व्स, 233 करोड़ के रिजर्व्स थे, 267, 267, फिर 330, 370 करोड़। रिजर्व्स तो बड़े हैं, हालांकि उतने नहीं बड़े क्योंकि मार्जिन नहीं है, बट बोरिंग्स का सेक्शन देखे तब 350 करोड़ की बोरिंग्स, 370 करोड़ की बोरिंग्स, 500 करोड़, 700 करोड़। हैव अ लुक एट द बोरिंग्स। तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बोरिंग्स में। क्यों? होता क्या है, सेल्स माइनस एक्सपेंस, ये आपका बच गया ईबीटी, फिर उसके बाद माइनस होगा आपका इंटरेस्ट, तो ये बच गया ईबीटी, फिर यहां पे माइनस होगा टैक्स, फिर ये आ गया आपका ईएटी। तो यहां पे जो लूप बना हुआ है ना, ये इंटरेस्ट वाला, यहां पैसा जा रहा है। पहले बोरिंग्स पे इंटरेस्ट जा रहा था 3500 करोड़ पे, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 35 करोड़, अब जा रहा है 70 करोड़। तो ये चीज यहां पर खटक रही है। ओके, पैसा जो उठा रहे हैं 250 करोड़, किस लिए उठा रहे हैं जरा देख ले एक बार। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8%। क्यों? क्योंकि डेट का स्ट्रक्चर है, डेट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.82 थोड़ा सा हाई है, और पैट मार्जिन 1.4 जो मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया। किस लिए पैसा उठा रहे हैं? रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एंड ऑफ द सब्सिडरी वीएमपीएल, डब्ल्यूएपीएल के, जो इनकी सब्सिडरी वगैरह, जो इनके पार्ट स्ट्रक्चर है, उनने जो पैसा लिया हुआ ये उतारेंगे उस चीज को। ओके, आ जाते हैं नट शेल में। अभी हमें क्या क्या मिला? डेफिनेटली कंपनी ग्रो कर रही है, सेक्टर एवरग्रीन है, बट अनऑर्गेनाइज्ड भी है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर भी है, मार्जिन्स डेफिनेटली नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी लो है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे और लिस्टिंग इन पर भी आऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये ओएफएस का पार्ट ज्यादा है, वो जो मुझे खटक रहा है, मार्जिन्स खटक रहे हैं, बोरोइंग्स खटक रही है। फाइनल क्रक्स पे आ जाते हैं। 650 करोड़ कंपनी उठा रही है, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है, 100-200 करोड़ नहीं है, 650 करोड़ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन हिट होगा, लिस्टिंग गेन हिट होंगे, और मार्जिन्स की वजह से तो हिट होंगे ही होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पे 10 to 15 टाइम्स, ज्यादा नहीं, लोग अगर सोच रहे 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, ना, 10 to 15 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कुछ एक बंपर ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से यहां पर जो लिस्टिंग गेन बनेंगे वो 8 से 20%, 8 to 20% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा आईपीओ है, काफी बड़ा आईपीओ, मार्जिन्स कंपनी के पास नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास पहुंचने वाली है, ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से 8 से 20% लिस्टिंग गेन ठीक है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे हिसाब से 8 से 20% लिस्टिंग गेन थोड़े से कम है, तो डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। और भी आईपीओ आएंगे, एसएमई आईपीओ आएंगे, और अपना सेकेंडरी मार्केट तो है ही, जहां पर हम लोग ब्रेकआउट वगैरह डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। ये थे पॉपुलर व्हीकल्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, और भी वीडियोस आने वाले हैं, एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है। Just keep supporting. Thank you for watching the video. Lots of love.